हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गॉस प्रमेय। जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर गॉसिस प्रमेय आती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। गॉसिस प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने क्या एक बंद पृष्ठ ले लिया है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया यहाँ पूरा फैला हो, उसमें एक ये बंद पृष्ठ ले लिया है, से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब आप जान रहे हो कि अगर बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि जो हमारा कुल आवेश है, इससे जो कुल आवेश गुजर रहा है वो इसके 1/ε0 गुना होता है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि होता कैसे है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ ले लेंगे और इसमें कि बिंदु ए ओ ले लिया हमने, इस पर हमारा आवेश क्या है, Q है। अब इसकी जो एक बिंदु P लिया है हमने, इसकी R दूरी पर, उससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया है। इस P पर हमको क्या करना है, जो आवेश है उस पर हमने जो वैद्युत क्षेत्र ले लिया है E ले लिया है, ठीक है। जैसे हमारी थ्योरी कहती है कि बिंदु O पर किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बिंदु O पर किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ, बिंदु O पर किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी कि जो उसके चारों तरफ जो आवेश है वो, मान लिया इस पे हमने कितना लिया, परिबद्ध आवेश इस पे लिया है हमने +Q लिया हुआ है, ठीक है। अब माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P हमने यहाँ लिया हुआ है बिंदु P, जिसकी दूरी O से कितनी है, R है, O से R दूरी है। अब O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वो E है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये देखिए दिखा रखा है E। भाई इस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर उसमें टॉपिक में। अब इस पे हमने क्या किया, एक डीए जो है, डीए बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ले लिया है, ठीक है। हमने सदिश क्षेत्रफल पढ़े हैं, उसी में ये एक हमने अल्पांश डीए जो है एक क्षेत्रफल ये ले लिया है, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करना है, जिसका कि क्षेत्र सदिश है, एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या है, वेक्टर डीए। इस अवयव के लंबवत बाहर की ओर, तो इसके अवयव के लंबवत बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर है। और इसी क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमें पहले इस पर गणना करनी है। पहले इस छोटा एरिया पे हम गणना करेंगे। गॉसिस प्रमेय की यही विशेषता है कि पहले हम इस छोटे सदिश क्षेत्र पर हम जो है अपनी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद पूरी बॉडी पे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखने से लग रहा है ये बॉडी क्या है, एक गोले टाइप है, गोल है मतलब, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जब हम निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स, उसका फार्मूला होता है डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, वैक्टर ई डी ए। ये हम ऑलरेडी पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। और ई डी ए यानी कि ये हमारा है अदिश गुणन, अदिश गुणन में ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा। जब हम उसको फार्मूला खोलते हैं तो वो आता है ई डी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आ गया, तो थीटा आपका ये है, ये क्या है, वेक्टर ई और डी ए के बीच, वेक्टर ई और डी ए, ये वेक्टर ई और ये डी ए, इनके बीच में क्या है, कोण बना रखा है, थीटा कोण, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो E है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से कि E जो है, ये E 1/4πε0 Q/r², ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूले में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब इसको आपको रखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको यहां रख देंगे तो देखिए फाई
ई इक्वल टू ये आएगा आपका, अब इसको थोड़ा सा बना के हमको लिखना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में लिखना है, ये इसके साथ में लिख लेंगे, ब्रैकेट में हमको लिखना है dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे ठोस कोणों का, ठोस कोणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ये क्या बनाएगा, ठोस कोण बनाएगा। ये देख रहे हैं, ये आकृति जो दिखा रही है ये ठोस कोण दिखा रही है। अगर समतल कोण होता तो उसमें हमारा जो केवल ऐसे होता, लेकिन जब ठोस कोण होगा तो उसके लिए इस तरह से होगा, यानी कि इससे पता चलता है ठोस कोण इसमें है। ठीक है, तो ये जो है आपका dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे, परंतु dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो है ये क्या है, ये है आपका d ओमेगा, तो d ओमेगा क्या है आपका, ये इस पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, d ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल dA द्वारा, क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, ये क्या है, इस पर घन कोण है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसकी जगह पे हम अपना डी ओमेगा रखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया कि इसकी जगह पे डी ओमेगा, यानी कि डी ओमेगा जो आपका क्या है, बिंदु डीए द्वारा, ये डीए एरिया हमने लिया, इसके द्वारा बिंदु ओ पर बना हुआ क्या है, घन कोण है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, काम आएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया डी ओमेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स देखना। वैद्युत फ्लक्स जो है संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स। अब कुल फ्लक्स क्या होगा भाई, अभी तो हमने केवल याद किया है इतने एरिया का। अब कुल फ्लक्स, ये पूरा एरिया हमारा ए है, तो हमें इस पूरे एरिया को देखना होगा। तो चूंकि पूरे एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका समाकलन। एक मैथ में स्टेप होता है समाकलन, बायोलॉजी वाले थोड़ा सा सहज हो सकते हैं यहाँ पे, तो आपको केवल ये याद रखना है कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका समाकलन। जब हम समाकलन करेंगे तो आपका ये वाला जो डी लगा है ये हट जाएगा और आपका आएगा फाई ई। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम इसका पूरा ये इसे कहते हैं समाकलन। ठीक है, तो फाई ए के लिए हम कर रहे हैं इसमें ई डी ए। ठीक है, और ये आएगी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आ गई है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ईडीए की वैल्यू, क्योंकि हमने इसी की निकाली है ना, ये वैल्यू इसी की निकाली, तो इसी को हम हल करते आ रहे हैं, इसको हल करते हुए आए हैं और हम आ गए हैं यहाँ पर। तो ये साइड तो आपका फाई ई, और इस साइड की वैल्यू में आपको ये हमको रख देना है। ठीक है, अब परंतु जो आपका ये डी ओमेगा है,
यानी कि संपूर्ण कोण है ये, इस पृष्ठ का ये संपूर्ण घन कोण है डी ए के साथ, मतलब इसके एरिया के लिए, ठीक है, इसके लिए संपूर्ण कोण है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। आप जानते भी होंगे कि अगर कोई गोल वस्तु है, गोला है, उसके लिए जो है संपूर्ण घनकोण उसका होता है 4 पाई। ठीक है, अब इसको हम उठा के यहां रख देंगे और आपका जो बस आंसर आने ही वाला है, पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका हल करके आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ हो गया पी आर ओ डबल एफ प्रूफ। इस प्रकार हमारा जो है ये आपकी गॉस की थ्योरम सिद्ध हो गई है। अब इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट आपको मिल जाए कि अगर आवेश जो है कि मान 1 से अधिक होंगे तब क्या वैल्यू होगी, या एक पॉइंट मतलब अलग अलग 2-3 पॉइंट है तो उनको भी देख लेते हैं साथ में, तो ये हमारा पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पॉइंट हमको मिलते हैं। पहला है कि यदि आवेशों के मान 1 से अधिक हैं, यदि आवेशों के मान 1 से अधिक हैं, यानी कि निकाय पर 1 से ज्यादा आवेश लगे हुए हैं, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी तब कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा, तो वो होगा फाई इक्वल टू 1 एप्सिलॉन और ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn जितने भी लगे होंगे, और लास्ट में इनका जो सब टोटल होगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये सिग्मा Q क्या है, सिग्मा Q क्या है कि बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेशों का बीजगणितीय योग है, यानी कि वो जितने भी आवेश उसमें लगे हुए थे ना, जो हमारा जो चित्र हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6, ये जितना भी हम लगाए होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे सबका ये बीजगणितीय योग है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है कि यदि Q आवेश पृष्ठ के बाहर है, ये हमारा कोई बॉडी है, इसके बाहर ये हमारा आवेश Q है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स इस पॉइंट पे हमको प्राप्त होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन है अंदर, उतना ही वैद्युत फ्लक्स इस पॉइंट से बाहर जाएगा। ठीक, उतना ही जो है यहां बाहर जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव क्योंकि अंदर जा रहा है, और इसकी होगी नेगेटिव क्योंकि ये बाहर जा रहा है। ठीक है, ये अंदर वो बाहर। अब जब हम इनका संपूर्ण, इस बॉडी का संपूर्ण फ्लक्स देखेंगे तो क्या होगा भाई, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 0। तो इस बॉडी का जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा 0, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0। तीसरा एक पॉइंट इसमें आता है कि आवेश के सममित वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, यानी कि आवेश के सममित वितरण, यानी कोई बॉडी है जिसमें आवेश समान रूप से वितरित है, तो हमें उसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में भी ये बहुत ही सहायक होता है। इस प्रकार से हम जो है अपना गॉसिस प्रमेय तैयार कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष किसी ना किसी रूप में ये पूछा जाता है, चाहे डेफिनेशन पूछे, चाहे प्रूफ कराए, या इसके अनुप्रयोग आए। अभी हम इसके अनुप्रयोग भी करेंगे, तो किसी ना किसी रूप में आपसे गॉसिस प्रमेय हर वर्ष प्रति वर्ष पूछा जाता है। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बार बार अभ्यास करें, आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम इसका सॉल्यूशन आपको कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।
गॉसिस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का निगमन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बिंदु O लेते हैं, बिंदु O, इस पर आवेश Q है और इससे R त्रिज्या मानते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, R त्रिज्या। ठीक है, R त्रिज्या मानते हुए एक गॉसियन पृष्ठ इसमें खींच लेते हैं। तो बिंदु O से R त्रिज्या मानते हुए एक गॉसियन पृष्ठ इसमें खींच लेते हैं। इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। एज्यूम किया हुआ, ये हमने कल्पना की हुई है, इसमें लिखा भी है क्योंकि हमने इस पे गोलीय पृष्ठ की क्या है, कल्पना की है। इसी को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे अपना। और गॉसियन पृष्ठ में जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की अनुदिश होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव एक मान लेंगे P। ठीक है, ये एक एरिया मान लेते हैं, इसमें क्षेत्रफल, इस पे बिंदु P हम ले लेते हैं और ये आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। ठीक है, इसमें हमने एक क्षेत्रफल सदिश ये मान लिया है dA, जिसकी दिशा ये भी क्या है, किसके अनुदिश है, Q के अनुदिश ही है ये भी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड में, तो इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा, इनमें कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की दिशा बाहर की ओर है। ठीक, इसको थोड़ा सा और सजा लेते हैं। इसमें हमने पहला काम क्या किया है कि एक प्लस Q आवेश जो कि बिंदु O पर स्थित है, उससे R दूरी पर एक बिंदु लेते हुए हमने R त्रिज्या का एक जो है गॉसियन एक वृत्त गोलीय पृष्ठ खींच लिया है, जिसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या है कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम किसी भी पॉइंट को ले लें, चाहे इसमें यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, उस बिंदु पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, जो भी हम बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे उसी की तरफ होगी, उसकी दिशा जो है उसी की तरफ में होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हम जो अध्ययन करते आ रहे हैं उसमें हम लेते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, फिर उस पर कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद ही हम आगे अपनी सारी चीज़ें जो है रिजल्ट में लेके आते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा ई दिशा है, ई दिशा यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये बिंदु P है आपका, ये बिंदु P। अब इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, वेक्टर dA। क्या होगा, ये वेक्टर dA। और ये भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, ये भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये E और A के बीच में जो एक ही दिशा में हो जाते हैं दोनों, E और A, यानी इसका एरिया और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई भी एंगल इनके बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है, E और A, E और A एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो कोई भी मतलब एंगल इसमें नहीं बनेगा। तो थीटा इक्वल टू 0, कोई भी एंगल उसमें नहीं बन रहा। तब अब हमको क्या करना है, निकालना है इसका, क्या निकालना है, वही गॉसियन पृष्ठ की मतलब इसका वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स याद करेंगे, उसके बाद बस कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, तब
ई डी ए, ये आप जानते हैं ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ई डी ए कॉस थीटा, और इसमें कॉस ये थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये आएगा ई डी ए कॉस 0 यानी कि ई डी ए। ये वैल्यू आपको, इसको हल करने पर आपको ये वैल्यू आपकी प्राप्त हुई है यहाँ पे। और यदि हम इसका वैद्युत फ्लक्स देखते हैं गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, वही समाकलन वाला साइन, समाकलन ई डी ए, ठीक है, ए डी ए के साथ ले रहे हैं तो समाकलन ई डी ए, तो ये आ जाएगा, ई का तो होगा नहीं क्योंकि ये इस पर अप्लाई होता है, इस पर नहीं होता है, तो ई तो बाहर हो जाएगा और ये ए के साथ। ये आपका जो है यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना कि ये कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है और ये क्या है, ये था आपका केवल ओनली ये वाला जो है ये डी ए केवल इसके लिए है, ठीक है। और ये जो हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं इस पूरे जो गोलीय पृष्ठ हमने खींचा इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया ई समाकलन ई डी ए, ठीक है, चूंकि ये जो है, चूंकि ई संपूर्ण पृष्ठ पर निर्गत, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पर नियत है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये है। अब हमें इसकी केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो हमारा ये है। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है, परंतु अब देखिए यहीं पे कमाल होगा इसमें, ई डी ए। अब ये ई डी ए, ये आप जान रहे हैं गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ का जो है इसका एरिया कितना होता है, गोलीय पृष्ठ का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस मान को हम यहां रखेंगे और आगे की वैल्यू को निकालेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ है इसका जो एरिया आता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको हम रखेंगे अपनी इस इक्वेशन में, यहां रख देंगे, तो ई और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आ गई। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है हमारी, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय क्या है हमारी, कहलाती है भैया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई इक्वल टू Q नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ जानते हो निर्वात की वैद्युतशीलता है। इक्वेशन नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए ये और ये दोनों कैसे हो जा रहे हैं, फाई ई, और ये जब ये इक्वल हो जा रहे हैं तो ये साइड भी इक्वल हो जानी चाहिए फिर तो हमारी, ठीक है ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं अभी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो E 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E आ गई आपकी। लेकिन आपको तो अभी निकालना है कूलाम का नियम, कूलाम कैसे निकलता है, ठीक है ना। इसी पे हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाला ना, ठीक। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। ये निकला। अब हमको निकालना है कि यदि P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट रखा हुआ, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है। मान लिया कि इस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो इस पर कार्यरत बल तब इस पर कार्यरत बल, फोर्स कैसे, कूलाम का नियम आपने पढ़ा है। अगर हम एक आवेश यहाँ लेंगे, एक वहां लेंगे, तो दोनों के बीच क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। तो वो बल क्या होगा, F बराबर Q नॉट E। अब इसमें हम E की वैल्यू वहां से रख देंगे उठा करके, देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। देखा, यही होता है कूलाम का नियम। दिस इज लॉ ऑफ कूलाम, दिस इज कूलाम्स लॉ। तो ये हमारा एक अनुप्रयोग हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आता है, पूछा जाता है। इसी के साथ में जैसे गॉस प्रमेय की आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि डेफिनेशन दीजिए, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। आपने डेफिनेशन दी, उसी के साथ ही पूछ लेगा कि उसकी मदद से बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए या कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। किसकी मदद से, गॉस प्रमेय की मदद से। कुछ नहीं करना है, थ्योरी जो लिखते हैं वो थोड़ा सा ये है कि अपने मतलब ये चीजें हमें ध्यान रहे, कहीं पे मिस ना हो जाए, ठीक। नहीं तो हमको करना कुछ नहीं है, एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश लेंगे, ठीक, और उससे R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जिस पर हम R त्रिज्या मानते हुए गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है। ये काल्पनिक है, रियल नहीं है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। और इसी में एक बिंदु P लेंगे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है हमारा, ठीक है। और इसी का एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे, यानी कि एक क्षेत्रफल सदिश ले लेंगे dA। जब क्षेत्रफल सदिश dA ले लेंगे तो हमको निकालना होगा इसी एरिया का वैद्युत फ्लक्स, जो कि होता है वेक्टर E और वेक्टर dA, ठीक है। वो हमारा होता सदिश गुणन, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है EDA cos थीटा। EDA cos थीटा में हम देखते हैं कि जो थीटा इनके बीच काम ही नहीं कर रहा, दोनों जो है पृष्ठ के लंबवत काम कर रहे हैं। तो जब थीटा 0 है तो वो वैल्यू आएगी EDA। अब EDA जो उसमें आया है वो आपको, अगर हम उसका समाकलन करते हैं, क्योंकि E तो नियत है उसमें, E तो अपना कहीं जाएगा नहीं, E तो वैसे ही रहेगा, लेकिन DA आपका जब हम उसका समाकलन करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा समाकलन करने पर इस पूरे पृष्ठ का 4 पाई R स्क्वायर। अब इस 4 पाई R स्क्वायर को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है। लेकिन गॉस प्रमेय में क्या कहती है हमारी कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल रख दीजिए। इक्वल रखने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
अब ये तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। हमको तो निकालना था, क्या निकालना था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी हमारी हेडिंग में है ऊपर लिखा हुआ। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश मान लेंगे यहाँ पर कि एक परीक्षण आवेश क्यू रखा हुआ है, क्यू नॉट। जब वो रखा हुआ है तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम्स लॉ होता है, ठीक है। अब बल अगर हमें निकालना हो तो F बराबर QE, और QE में E की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये कूलाम्स लॉ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आया होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और संभवतः शायद 2027 की परीक्षा में आपको रखा मिले एक पूरा क्वेश्चन इसी तरह से, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो मित्र हैं उनको भी बताइए, जो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पर अध्ययन कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।